हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हो बहुत अच्छा होगा, पढ़ाई पूरे मजे से कर रहा होगा। तो चलो आज मैं बताने जा रहा हूँ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का आईआईटी का क्वेश्चन बैंक। मैं लास्ट क्लास जो है 15 तक सोल्व कर चुका था। आज मैं 16 के आगे मैं बताने जा रहा हूँ। तो 16 से आगे मैं बताने जा रहा हूँ। तो 15 तक मैं सोल्व कर चुका था, 16 से मैं बताने जा रहा हूँ। कहता है कि ए सब्सटेंस ऑफ मास m kg रिक्वायर्स ए पावर इनपुट ऑफ p watt to remain in the molten state at its melting point. ओके, यहां पर दोस्तों मास कितना दिया हुआ है? कैपिटल M दिया हुआ है, ये केजी में दिया हुआ है। पावर कितना दिया हुआ है? p दिया हुआ है। कहता है कि मोल्टेन स्टेट में, मतलब मेल्टिंग पॉइंट पर अभी है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट मोल्टेन स्टेट में, व्हेन द पावर सोर्स इज टर्न ऑफ। कहता है कि जैसे पावर को ऑफ कर दोगे, हटा दोगे, उसके बाद द सैंपल कंप्लीटली सोलिडिफाइज इन टाइम टी सेकेंड्स। कहता है कि कंप्लीटली सोलिडिफाइज हो जा रहा है, यानी सोलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। कितने टाइम में? टी सेकेंड में। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सब्सटेंस इज, तो आपसे दोस्तों डिमांड कर रहा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, मतलब एल डिमांड कर रहा है। तो यहां पर ध्यान दो, इधर ये सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से सॉलिड में ये कन्वर्ट होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया जाता है। क्या लिया जाता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां पर लेटेंट हीट कितना है? एल मान लो। क्लियर है ना? लेटेंट हीट क्या मान लो? एल मान लो। तो यहां पर ध्यान देना, इधर Q इज इक्वल टू एम एल हो जाएगा कि नहीं? Q इज इक्वल टू एम एल। अब Q का वैल्यू कैसे निकालोगे? तब पावर बराबर एनर्जी बाई टाइम होता है, नहीं तो Q बराबर PT हो जाएगा। तो Q के जगह यहां लिखोगे PT इज इक्वल टू एम एल। आपसे L डिमांड कर रहा है, यहां से फाइंड कर सकते हो कि नहीं? PT डिवाइडेड बाई M, यही आपका आंसर हो गया, यानी PT डिवाइडेड बाई M। ओके, आई होप इट इज क्लियर। मैं ये आपसे आपसे उम्मीद करता हूं कि ये आप समझ गया होगा। तो चलो आगे मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार, पावर बराबर एनर्जी बाई टाइम होता है, तो Q बराबर यहां से निकाल सकते हो। और लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। Q इज इक्वल टू एम एल लिखोगे। एल क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है ना? नेक्स्ट, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड में होगा तो यूनिट मास को आप सॉलिड से लिक्विड करो या लिक्विड से सॉलिड करो, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है सेम होगा। केवल फर्क यह होगा कि जब सॉलिड से लिक्विड होगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। जब लिक्विड से सॉलिड होगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी उतना ही रिलीज होगा। क्लियर है ना? स्टेट चेंज में जो एनर्जी लगता है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। स्पेसिफिक लेटेंट हीट किसको बोला जाता है? यूनिट मास का स्टेट चेंज करने में जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ या रिलीज हुआ, उसी को क्या बोला जाता है दोस्तों? स्पेसिफिक लेटेंट हीट बोला जाता है। तो ये उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखो। कहता है कि एक कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय ए पार्टीशन। कहता है कि एक कंटेनर है जिसको 2 इक्वल पार्ट में क्या किया जा रहा है? पार्टीशन किया जा रहा है। क्लियर है ना? कहता है कि 1 पार्ट हैज आइडियल गैस एट 300 केल्विन, मतलब यहां पर टेम्परेचर 300 दे दिया है। आगे क्या कहता है? एंड अदर पार्ट इज वैक्यूम। इधर वैक्यूम है, मतलब प्रेशर जीरो जी, कुछ नहीं यार, प्रेशर जीरो होगा। कहता है कि द होल सिस्टम इज थर्मली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। कहता है पूरा जो सिस्टम है ना, थर्मली आइसोलेटेड है, मतलब कि सराउंडिंग से ना तो हीट एनर्जी ले रहा है यार, ना दे रहा है, ना ले रहा है, ना दे रहा है। तो थर्मली आइसोलेटेड मतलब समझ गया ना कि सराउंडिंग से हीट एनर्जी का एक्सचेंज कुछ नहीं हो रहा है। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, कहता है व्हेन द पार्टीशन इज रिमूव, जैसे इस पार्टीशन को रिमूव कर दोगे
द गैस एक्सपेंड्स टू ऑक्यूपाई द होल वॉल्यूम, मतलब कि शुरू में वॉल्यूम कितना है उसका आधा है ना, यानी 0.5 मीटर क्यूब, और जैसे पूरा ऑक्यूपाई कर जाएगा तो 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो कहता है कि इट्स टेम्परेचर विल नाउ बी, कहता है कि उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा। तो आपसे डिमांड कर रहा है टेम्परेचर क्या हो जाएगा। तो आप यहां पर ध्यान दो, इधर थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब कि ये इसको ना तो हीट एनर्जी आप दे रहे हो ना उससे हीट एनर्जी ले रहे हो। कौन सा प्रोसेस होगा? देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, देन द प्रोसेस विल बी एडियाबैटिक। ओके, इन एडियाबैटिक प्रोसेस heat energy given to the system or heat energy taken from the system will be equal to 0. That is Q is equal to 0. Okay, that is Q is equal to 0, right? Q is equal to 0. Work done by the system also will be equal to 0 because pressure is 0. Then work done will be P delta V, P delta V इंटीग्रेशन। जब P ही 0 है दोस्तों तो पूरा को क्या बना देगा? 0 बना देगा। क्लियर है ना? पूरा क्या बना देगा? 0 बना देगा। ऐसे मैथमेटिकली 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, 0 इज आल्सो कांस्टेंट। तो यहां पर क्या होगा? वर्क डन 0 हो जाएगा। जब वर्क 0 हो गया तो अकॉर्डिंग टू first law of thermodynamics we know that Q is equal to delta U plus W. Okay, here Q is heat energy given to the system, delta U change in internal energy of the system, and W is work done by the system. Therefore, according to question, this is 0, delta U plus 0. This implies that delta U is equal to 0. This means that change in temperature is 0. Change in temperature is 0 means T is equal to constant. Delta E is equal to NCV delta T. Therefore, delta T is equal to 0. क्लियर? इसका मतलब कि डेल्टा T 0 हो गया, मतलब क्या? T1 बराबर क्या? T2, यानी टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट। T बराबर कांस्टेंट। ओके, इसका मतलब टेम्परेचर दोस्तों क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। जब कांस्टेंट हो जाएगा तो 300 केल्विन था तो यहां भी क्या हो जाएगा? 300 केल्विन हो जाएगा। क्लियर? जल्दी से आप फास्टली नोट करो इसको। चलो ठीक है, तो चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? यहां पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? कहता है कि एन आइडियल गैस विथ प्रेशर P एंड वॉल्यूम V, टेम्परेचर T इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली टू वॉल्यूम 2V। आइसोथर्मली है मतलब PV बराबर कांस्टेंट। तो यहां पर आइसोथर्मली इसको क्या किया जा रहा है? V वॉल्यूम से 2V किया जा रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो PV बराबर कांस्टेंट मतलब P1 V1 बराबर P2 V2। कोई प्रॉब्लम है क्या यार? यहां से P2 आप फाइंड कर सकते हो कि नहीं? P2 इज इक्वल टू, आगे क्वेश्चन में क्या भी दिया, एंड ए फाइनल प्रेशर PI, दिस इज PI। ओके, P1 V1, P V is V and V2 is 2V. This is PI according to question. Therefore, P by 2. Now I am going to read the question further. And final pressure PI. If the same gas is expanded, कहता है कि वही गैस दोस्तों क्या कर रहा है? एक्सपेंड किया जा रहा है। किससे? एडियाबेटिकली टू वॉल्यूम V, यानी आइसोथर्मली में भी वॉल्यूम V तक 2V तक किया गया, इसमें भी 2V तक किया गया। कहता है कि फाइनल प्रेशर इज PA, द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इज 1.67,
मतलब रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हिट्स कहने का मतलब ये आपका गामा का वैल्यू दे दिया है दोस्तों 1.67, मतलब मोनो एटॉमिक है। 1.67 किसका वैल्यू होता है? मोनो एटॉमिक गैस का होता है। डायटोमिक ये क्या होता है? 7/5 मतलब 1.4। ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक कहने का मतलब कि 1.33 होता है ना। तो यदि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो वो लेंगे। यहां पर क्वेश्चन में ऑलरेडी दे चुका है 1.67 मतलब मोनोएटॉमिक गैस होगा। आपको तो रेशियो पूछ रहा है प्रेशर का, तो एडियाबेटिकली इसको यदि एक्सपेंड करते हो तो क्या लिखोगे? पी भी गामा बराबर कांस्टेंट होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा लिखोगे कि नहीं? बोलो। अरे यार लिख सकते हो कि नहीं? क्लियर है? गामा ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, देयरफॉर P2 इज PA, P1 V1, P1 is what is the pressure? P1 is P, कहता है the same gas expanded एडियाबेटिकली, उसी गैस को एडियाबेटिकली जब किया जाएगा तब क्या होगा? तो शुरू वाला तो प्रेशर P लिया जाएगा, अब वॉल्यूम भी या इसका क्या हो जाएगा? 2V। क्लियर? इसका पावर जो है कितना दे दिया है? गामा दे दिया है। गामा का वैल्यू कितना? 1.67 और ये P हो जाएगा। अब ये दोनों का रेशियो पूछ रहा है, बन जाएगा कि नहीं बताओ? तो ये दोनों का रेशियो निकालोगे तो PA न्यूमरेटर में, तो PA डिवाइडेड बाई PI फाइंड कर लोगे ना, तो P/2 डिवाइडेड बाई P और ये 1/2 टू द पावर गामा। गामा कहने मतलब 1.67 दिया हुआ है वैल्यू। PP कैंसल आउट हो जाएगा। नहीं, इसको आप क्या लिख सकते हो? नीचे आएगा ये 2 का पावर गामा ऊपर जा सकता है, PP कैंसल हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 1.67 डिवाइडेड बाई 2 लिखोगे कि नहीं? बोलो। क्लियर? अब इसको लिख सकते हो 2 टू द पावर 1.67 मतलब क्या? 5/3 माइनस 1 लिख सकते हो। इसका पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? घट जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 2/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? लिखो। एक सेकंड, सॉरी। अरे पीए ऊपर मान लिया था जी, पीए ये ऊपर रखना होगा, ये नीचे। एक सेकंड हो गया, ये पीए मैं ऊपर में न्यूमरेटर में लिया हूं, तो पीए वाला पहले पुट हो गया यार। इसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लो। कितना हो जाएगा? पीए पी डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हो? 2 टू द पावर 1.67 लिख सकते हो, और 1.67 की जगह क्या लिख सकते हो? 5/3 लिख सकते हो। यहां पर P/2 है डिवाइड में, तो डिवाइड होगा तो 2 ऊपर चल जाएगा, P नीचे चलाएगा, P कैंसल, तो 2 इसका 2 माइनस 1 माइनस 1.67। क्लियर है क्या? क्लियर है। इसको फर्दर क्या लिख सकते हो? 2 टू द पावर 1 माइनस 5/3 लिख सकते हो। इसको कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर माइनस 2/3 कहने का मतलब 1/2 टू द पावर 2/3। क्लियर? इसका वैल्यू जो हो जाएगा कितना रहा है? वन 1.59 आ रहा है, यानी इसका वैल्यू जो है 1/1.59 आ रहा है। अब इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 1/1.59। तो इसका करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/1.59
59, ये आ रहा है 0.6289, 0.6289, इसको 9 भी लिख सकते हो, राउंडिंग ऑफ करोगे। क्लियर है ना, यानी इसके बराबर आएगा। तो डेसिमल के 3 डिजिट तक लिख सकते हो। यानी आप, हाँ, किसी के दिमाग में होगा कि सर उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, नहीं निकालेंगे तो आप इतना ही छोड़ ना दो आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी लिख सकते हो। तो ये भी भर सकते हो, वो भी भर सकते हो। कितना हो जाएगा, 0.62 है, 0.6289। तुम 3 डिजिट तक भी दे सकते हो, 0.628, इसको राउंडिंग ऑफ करके भी लिख सकते हो 9, तो 0.629 भी हो जाएगा। ऑल आर करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर क्या करता है। अर्थ रिसीव्स 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, इंटेंसिटी का यूनिट होता है। वाट पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, इंटेंसिटी का यूनिट होता है ना। तो कहता है कि अर्थ रिसीव्स 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर ऑफ सोलर पावर। या सन का एनर्जी उतना क्या कर रहा है, यानी इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, यानी 1 मीटर लंबाई ले लो, 1 मीटर चौड़ाई, इतना एरिया में 1400 वाट एनर्जी रिसीव कर रहा है। वाट करने का मतलब 1 सेकंड में जितना एनर्जी आया, तो 1 सेकंड में 1400 जूल एनर्जी रिसीव कर रहा है। कितना एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में। कहां पे, अर्थ पे। क्लियर है ना, इसका मतलब समझ गया। इफ ऑल द सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन ए लेंस ऑफ एरिया दिस। क्लियर है। अब नीचे में लेंस रखोगे, ठीक है ना, तो लेंस पर देखते हो लाइट एनर्जी आता है, तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है, उसको एक पॉइंट पर कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है, एक पॉइंट पर क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो आप ध्यान देना, इधर अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है ना। अब उसमें यहां लेंस रखोगे, तो लेंस और ग्राउंड के बीच का डिस्टेंस ये बहुत कम होगा, तो उसमें ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, क्या फर्क पड़ने वाला है। क्लियर है। एक्चुअली यहां पर यदि लेंस रखते हो, अर्थ नीचे है, तो यहां से जो लेंस से सन का डिस्टेंस होगा वही लगभग अर्थ से सन का डिस्टेंस होगा। यार इतना 2 मीटर 1 मीटर बहुत, 1 मीटर ऊपर रखोगे, 2 मीटर ऊपर रखोगे, उससे ऊपर रखोगे, अर्थ के ऊपर पकड़ के इसी तरह न रखोगे। क्लियर है। तो उतना को हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो लगभग सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस वही रह जाएगा। क्लियर है। तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि 1 सेकेंड में 14 जूल एनर्जी रिसीव करेगा। इफ ऑल द सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन ए लेंस ऑफ एरिया दिस, तो एरिया में इससे गुना कर दोगे तो पावर हो जाएगा, इंटेंसिटी इंटू एरिया पावर होता है। ये एक्चुअली इंटेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, किसका है, इंटेंसिटी। क्लियर। अब इंटेंसिटी है 1400 इंटू एरिया हो जाएगा लेंस का 0.2, कितना हो जाएगा 280। क्लियर है ना, 280, यानी इतना जूल पर सेकेंड, इसी को वाट बोलते हो, तो 280 वाट। क्लियर। अरे इसे गुना करोगे तो 14 2 28, 2 0 एक डेसिमल हटाओगे 280 आएगा। फर्दर क्या कहता है, इज फोकस्ड onto a block of ice of mass 280 ग्राम। अब देखो ब्लॉक ऑफ आइस रखा हुआ है, यहां पर लेंस रखे हो, तो लेंस क्या करता है, ये कन्वेक्स लेंस सबको क्या कर देगा, एक पॉइंट पर कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है। फर्दर देखो क्या करता है, द टाइम टेकन। आप बोलोगे कि यहां पर तो लेंस कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल आइस पर ये एनर्जी जा रहा है, समझ लो। ऐसे हम कन्वेक्स लेंगे, फोकस्ड कर रहा है ना, तो फोकस्ड कर रहा है तो अपना कॉमन सेंस होना चाहिए, कन्वेक्स लेंस लेंगे। और कनकेव क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, फोकस्ड कर रहा है मतलब कि एक पॉइंट पर कर देगा, कंसंट्रेट करेगा, यानी एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देगा। द टाइम टेकन टू मेल्ट द आइस विल बी, तो कितने टाइम में आइस मेल्ट कर देगा। तो देखो ना,
मान लो कि टी टाइम में मेल्ट कर जाएगा। क्लियर? तो Q बराबर ml लिखोगे और Q बराबर पावर और Q के बीच का रिलेशन क्या होता है, यही होता है ना। तो Q की जगह PT लिखोगे, यही टाइम तुमसे पूछ रहा है, बन गया क्वेश्चन। ये लिखोगे 280 इंटू टी बराबर मास 280 ग्राम और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस ये केजी में दिया हुआ है। क्लियर है ना? इसको जो है जूल पर केजी में है, ऐसा यूनिट में है। इसको सीरियस में करने के लिए क्या करोगे, 4200 से भाग दे दोगे, 4200 से भाग दे दोगे। क्लियर? तो ये आइस का ऐसे सीरियस यूनिट होता है क्या, 80। आप डायरेक्ट 80 भी ले सकते हो। क्लियर है? कितना हो जाएगा, T बराबर 280 कैंसिल हो जाएगा, T बराबर 3.3 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 4200 और ये अभी सेकंड में होगा और 60 से भाग दोगे तो मिनट में आ जाएगा। नहीं, ये आ जाएगा अब मिनट्स में। ये कैलकुलेट करना जो आएगा, कितना आना है कैलकुलेट करके बताओ। इसको लाओ ना, एक लाइन आउट शुरू कर दे रहा हूं। इसको देखो ना, 3 0 कैंसल तो 2 0 बचेगा, 330 ऊपर हो जाएगा। क्लियर है? और ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 2 0 आ जाएगा। क्लियर है? यानी 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो कितना, 3300 एक डिजिट के बाद डेसिमल 330, तो 330 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हो, 42 इंटू 6। कितना ये कैंसिल कर सकते हो, सही है? क्लियर? यानी 55/42 ये कितना रहेगी, 55/42। मैं जल्दी से कैलकुलेट कर रहा हूं ताकि टाइम कम लगेगा। कैलकुलेटर 1.3 आ रहा है, यानी 1.3 मिनट। क्लियर? चलो देखो इधर, कभी कभी 1.3 मिनट ना देकर के 1 दे देगा और दे देगा 2.5 मिनट समथिंग समथिंग करके दे देगा। तो याद रखना 5 से कम है तो राउंडिंग ऑफ करोगे तो लगभग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। क्लियर? नोट करो जल्दी। चलो आंसर देखना चाहते हो तो देखो, इसका कितना था, ये रहा 5.5 मिनट आ रहा है। एक सेकंड चेक कर लो एक बार, 5.5 कौन सा क्वेश्चन था भी, 19 कहीं मिस्टेक हुआ है तो चेक कर लो। 280 ग्राम और ये हो गया 3.3 4200। एक सेकंड रुक जाओ, 280 ग्राम ना था जी, रुक जाओ केजी ना, सब ऐसा यूनिट में मैं लिया था। रुको 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 रुको, यहां से गड़बड़ा गया। चलो देखो इधर, यहां पावर कितना है, 1400। ये एसआई यूनिट में है, टी मिनट में लेना है और मास है 280 ग्राम है, केजी में 0.28 होगा और ये 3.3 इंटू 10⁵ सब एसआई में लेना है। क्लियर? ठीक है? चलो अब यहां से निकाल लेना जो आएगा आंसर हो जाएगा। टी का वैल्यू 0.28 इंटू
इसमें कितना आया था जी? 280 आया था। इसको 280 लिखो, पावर 280। क्लियर? अब यहां से निकाल लो। 0.28 इंटू 3.3 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 280, ये कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा सेकंड में। ठीक है, अब ये सेकंड में आएगा, 60 से भाग दे देगा तो मिनट में आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना, 60 से भाग दिया हूं, ये ना बाद में कहना 60 कहां से आ गया। यदि 60 से नहीं भाग देते तो सेकंड में आता, तो मिनट में न लाना है। अब इसको कैलकुलेट करो ना, कितना हो जाएगा? इसको कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा जी? 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो ये जीरो, ये 3 हो जाएगा। तो इसको 3 होगा तो 280 लिख सकते हो, इंटू 3.3 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 6। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा 10 से, नहीं और कुछ कटेगा, ये भी कट जाएगा। 6 5 जा 30, 3 उतरेगा, ये डेसिमल में कटेगा 0.55। क्लियर? यानी 5.5 मिनट्स। देखा कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। चलो ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20 देखोगे क्या है। 20 क्या कहता है? कहता है कि 70 कैलोरी ऑफ हीट आर रिक्वायर्ड to raise the temperature of 2 mole of an ideal diatomic gas at constant pressure from 30 डिग्री C to 35 डिग्री C। कितना डिग्री से कितना डिग्री चेंज हो रहा है? 30 डिग्री से 35 डिग्री से। मतलब ये डेल्टा थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। डेल्टा थीटा बोलो या डेल्टा टी बोलो। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सेम गैस थ्रू द सेम रेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऊपर में कांस्टेंट प्रेशर था जी, क्या लिखोगे? Q बराबर NCP डेल्टा टी। इसको Q1 में मान रहे हो, QP। क्लियर? और डेल्टा थीटा तो दोनों में सेम ही है। इसके बाद और नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है जी, 2 moles। कहता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सेम गैस। नंबर ऑफ मोल्स भी उसके लिए सेम है। QV इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी। क्लियर? तो यहां पर देखो जो जो कांस्टेंट है ना उसको कर दो, क्योंकि ऐसे भी डिवाइड करोगे तो कट जाएगा। तो निकालना क्या है हमको? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, QV निकालना है, तो QV डिवाइडेड बाई QP कर दो। कितना हो जाएगा? CV डिवाइडेड बाई CP। बाकी तो कट जाएगा, ये ना डेल्टा टी कट जाएगा, निकल तो गया जी। इसको 1 बाई गामा लिखोगे। CP बाई CV क्या होता है? गामा होता है। वो CP बाई CV दोस्तों क्या होता है? गामा होता है। गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा? एन आइडियल डायटोमिक गैस। डायटोमिक के लिए कितना होता है? 7/5 होता है, यानी 1.4। तो 7/5 मतलब 5/7। तो आपको निकालना क्या है? QV बराबर 5/7 इंटू QP दिया हुआ है 70 कैलोरी, 50 कैलोरी हो जाएगा जी आंसर। क्लियर? 50 कैलोरी, दिस इज द आंसर। ओके, तो उम्मीद करता हूं यहां तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और इसको बारी बारी जाकर के प्रैक्टिस करना। जितना मैं बताया हूं इसको फिर से अपने से घर पे बनाना है। एक बार वीडियो को देखना, फिर एक घर पे बनाना है। चलो आगे मैं क्वेश्चन देख रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 क्या कहता है? ये रहा आपके पास 21। कहता है कि स्टीम एट 100 डिग्री C फास्ट into 1.1 kg of water contained in calorimeter
ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 0.02 kg। वाटर इक्विवेलेंट कहने का मतलब क्या हुआ, जितना वाटर हीट एनर्जी लेगा या देगा, जितना 0.02 kg वाटर हीट एनर्जी लेगा या देगा, उतना ही कैलोरीमीटर लेगा या देगा। इसलिए कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, मतलब कि जितना ये वाटर लेगा या देगा हीट एनर्जी, उतना ही कैलोरीमीटर लेगा देगा। क्लियर है। तो कहता है कि स्टीम जो है 100 डिग्री सी पर पास किया जा रहा है इंटू 1.1 kg ऑफ वाटर कंटेंट इन कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट दिस till the temperature of the calorimeter and its contents rises to 80 डिग्री सी। तो 80 डिग्री सी तक राइज करने में हीट एनर्जी गेन कितना हुआ होगा, तो एक तो कैलोरीमीटर हीट एनर्जी लिया होगा और वाटर हीट एनर्जी लिया होगा। कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट दे दिया है इतना, मतलब जितना ये वाटर हीट एनर्जी लेगा या देगा, उतना ही कैलोरीमीटर का। क्लियर। तो वाटर कितना लिया होगा, एम एस डेल्टा थीटा। क्लियर। तो एम एस डेल्टा थीटा वाटर के लिए, डेल्टा थीटा लिखो है डेल्टा टी, एम एस ये कैलोरीमीटर के लिए, सी लगा दिए, डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा दोनों के लिए सेम ही है। इसका मास कितना है 1.1। क्लियर है ना। इसका मास कितना है 1.1। एस भी दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, वाटर ही है। तो 1.1 इंटू ऐसा यूनिट में 4200 होता है। क्लियर। चाहे तो सबको सीजीएस में ले लो, जैसा इच्छा कर सकते हो। तो सीजीएस में लेने के लिए एच को क्या करोगे, 1 कर दोगे, नहीं इसको कन्वर्ट कर लो, जैसे करोगे वैसे आएगा। चलो नहीं ऐसे में रहने दो। डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा 80 माइनस 15, यहाँ पे 0.02 इंटू स्पेसिफिक हीट 4200 इंटू 80 माइनस 15, बोलो लिख सकते हो। क्लियर। तो देखो ना, ये दोनों कॉमन कर लोगे तो 1.1 प्लस 0.02 इंटू 4200 इंटू 4200 इंटू 15 घटाना दो तो 65 हो जाएगा। क्लियर। इतना आ जाएगा जूल। कैलकुलेट कर लेना। अब आगे देखो क्या करता है। द मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड इन केजी, द मास ऑफ स्टीम कितना होगा। तो मास ऑफ स्टीम पहले तो कंडेंस होकर के वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर वाटर का टेम्परेचर कहां तक पहुंचेगा 80 डिग्री सी तक पहुंचेगा, यही ना। तो मास ऑफ स्टीम मान लो कि एम हुआ, तो एम इंटू एल। क्लियर है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर यहां पर होगा प्लस एम एस डेल्टा थीटा। तो यहां पर एम एल की जगह 540, ये सीजीएस में होता है जी। और इसको ऐसा यूनिट में करने के लिए कितना से 4200 से गुना, प्लस इसको क्या लिखोगे एम स्पेसिफिक हीट 4200 और डेल्टा थीटा हो जाएगा 100 माइनस 80, यही होगा ना। क्लियर। यहां से हीट लॉस बराबर हीट गेन करके एम का वैल्यू फाइंड कर लेना। तो Q1 बराबर Q2। क्लियर है। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है, टोटल हीट लॉस बराबर टोटल हीट गेन्ड। क्लियर है ना। टोटल हीट लॉस बाय वन सिस्टम विल बी इक्वल टू टोटल हीट गेन्ड बाय अदर सिस्टम। क्लियर है। तो Q1 बराबर Q2 कर देना, सॉरी टोटल हीट लॉस बराबर वन बॉडी will be equal to total heat gain by other body inside a system if there is no exchange of heat energy between system and surrounding। ओके। तो यहां से m का वैल्यू निकाल लेना, जितना आ जाएगा m किस में आ जाएगा, kg में आ जाएगा।
क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कैलकुलेट कर दूं क्या? देख लो। हम लोग फिर छोड़ दोगे, इसको कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है? 1.12 इंटू 4200 इंटू 65, यही आएगा ना। इधर आ जाएगा आपका m कॉमन कर लोगे तो हो जाएगा कितना? +20 इंटू 4200, इक्वेट करो। m इंटू 560 हो जाएगा ना। m इंटू 560 इंटू 4200, इधर हो जाएगा कितना जी? 1.12 इंटू 4200, 1.12 इंटू 4200 इंटू 65, कैंसिल कर दो। ये से ये और कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ से m बराबर 1.12 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 560, इतना आ जाएगा केजी। कैलकुलेट करो। ये आपका जा रहा है 1.1 2 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 560, 0.13 केजी। क्लियर? देख लो आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना था जी? क्वेश्चन नंबर 16 था। चलो देखो 21 का ए आंसर है। हाँ ठीक तो आ रहा है, 0. ये वाला आंसर आ गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखो। ये क्या कहता है? A cylinder of radius are made of material of thermal conductivity K1 is surrounded by a cylindrical shell of inner radius R, outer radius 2 are made of a material of thermal conductivity K2। क्लियर है ना? चलो देखो यार, यही सिलेंडर है दोस्तों। क्लियर? अंदर वाला का थर्मल कंडक्टिविटी दे दिया है और एक बाहर से है। ये इसका थर्मल कंडक्टिविटी भी दे दिया है। तो अंदर वाला K1 है, ये K2 है, यही हुआ ना। क्लियर? और ये वाला कैसा है? क्लियर? और दोनों को कहता है ना कि टेम्परेचर मेंटेन कर दिया गया है। क्या कहता है? Radius R and 2 are made of a material of thermal conductivity K2. The two ends of the combined system, पूरा का पूरा combined system को क्या कर रहा है? Are maintained at two different temperature. There is no loss of heat across the cylindrical surface. The system is in a steady state. The steady state कहने का मतलब जितना आएगा एनर्जी उतना जाएगा। ये θ2 कर दो, ये θ1 कर दो। मान लो कि θ2 ग्रेटर है θ1 से, तो हीट एनर्जी का फ्लो दोस्तों किधर हो जाएगा? हाई टू लो होगा। क्लियर? तो स्टेडी स्टेट कहने का मतलब क्या हुआ? यहां से 1 सेकेंड में 10 जूल एनर्जी एंट्री करेगा तो यहां से 10 जूल निकलेगा। क्लियर? मतलब ईच क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर जो होगा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब कि यहां पर
नजदीक में है हाई टेम्परेचर का तो यहाँ ज्यादा होगा, तो यहाँ 7 डिग्री पर है, यहाँ 30 डिग्री पर, तो हमेशा ये 30 पर मेंटेन रहेगा, ये हमेशा 60 पर मेंटेन रहेगा। कब? स्टेडी स्टेट में। ये बात क्लियर हो गया। चलो, रेडियस जो दिया हुआ है अंदर वाला का दिया हुआ है R और बाहर वाला का दिया हुआ है 2R। क्लियर है ना? चलो, तो अंदर वाला का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बाहर वाला का पाई इंटू 2R का स्क्वायर माइनस अंदर वाला का स्क्वायर। क्लियर है ना? यानी आउटर माइनस इनर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है ना यहाँ तक? चलो, मतलब इसका ट्रिपल एरिया उसका हो जाएगा। इसके बाद कहता है देयर इज नो लॉस द इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम। अब बताओ, खुद समझो, जो अंदर वाला के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस है वही बाहर वाला के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस है। जब टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस ईच कंडक्टर सेम होता है तो क्या कहा जाता है दोस्तों? पैरेलल में कहा जाता है। ठीक है? करंट में क्या पढ़ता था? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर आर सेम, देन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर सेम है। जब टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा तो दोनों को दोनों पैरेलल में होगा। पैरेलल में होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या जानते हो? 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये जानते हो ना? अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो इक्विवेलेंट टोटल एरिया कितना हो जाएगा? तो टोटल एरिया इसका 1/L/K होगा। लेंथ तो सब में सेम ही होगा। और ये दोनों कंडक्टर को हटा के एक ऐसा कंडक्टर लगा दो जो दोनों के बराबर अकेले काम करे, तो लेंथ वही ना लेंगे, केवल एरिया हो जाएगा पाई इंटू 2R स्क्वायर। तो L/पाई इंटू 2R स्क्वायर के, यही के इक्विवेलेंट हो गया। इधर क्या हो जाएगा? 1/L/K, K1 इंटू ए की जगह पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर 1/L/K2 इंटू 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से K1 निकाल लो, जो आएगा आंसर हो गया। कर लोगे ना? छोड़ दो। चलो, ऊपर जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू के इक्विवेलेंट बाई एल इज इक्वल टू K1 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई एल। यहाँ पर कॉमन कर लो ना, क्या को 2 बार लिखो तो पाई आर स्क्वायर यहाँ कॉमन हो जाएगा, एल भी कॉमन होगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? K1 प्लस 3K2 बच जाएगा कि नहीं? ये देखो ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल। तो यहाँ से K इक्विवेलेंट बराबर K1 प्लस 3K2 डिवाइडेड बाई 4। ये रहा आपका इक्विवेलेंट इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी। K1 प्लस 3K2 बाई 4, K1 प्लस 3K2/4। कौन सा ऑप्शन होगा जी? ऑप्शन नंबर सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? K1 प्लस 3K2/4। ठीक है यहाँ तक? तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको समझ में होगा। सीधे दोनों को रिप्लेस कर देना ऐसा कंडक्टर से जो दोनों के बराबर अकेले काम करता है, वही तो इक्विवेलेंट होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन 23 नंबर। कहता कि इफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस का मोल कितना दिया हुआ है? 1, यानी N1 बराबर 1 है, और इसका गामा 1 कितना दिया हुआ है? 5/3। इसके बाद क्या कहता है? इज मिक्स्ड विथ, मिक्सचर का निकालने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, याद है? N2 बराबर V1 है, गामा 2 बराबर 7/5 है। द वैल्यू ऑफ गामा फॉर द मिक्सचर इज, एक तो आप निकाल सकते हो CV मिक्सचर, CP मिक्सचर, उसके बाद डिवाइड करोगे तो फिर हो जाएगा यहां से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली जाने वाली बात, यानी लॉन्ग हो जाएगा। तो एक रेडीमेड फॉर्मूला आपको बताया था, याद होगा,
N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, यही गामा मिक्सचर है जी। और N1 डिवाइडेड बाई गामा 1 माइनस 1, N2 डिवाइडेड बाई गामा 2 माइनस 1, पुट कर दो, गामा मिक्सचर निकाल दो, सबका वैल्यू दिया बन जाएगा ना। तो N1 प्लस N2 2 हो जाएगा यहाँ पे, और गामा मिक्सचर तो निकालना ही है, माइनस 1 1 बाई गामा 1 कितना है जी 5/3 माइनस 1, और ये है 1 बाई गामा 2 कितना था 75, 7/5 है बाबू, 7/5। क्लियर? सोल्व कर दो, कितना हो जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे, यहाँ पे 5 ऊपर 2 नीचे, कितना हो जाएगा जी 8/2 मतलब 4। क्लियर? अब देखो यहां से गामा मिक्सचर उसको उधर भेज दो -1, तो 2/4 हो जाएगा मतलब 1/2। क्लियर? तो यहां से 1/2 मतलब 0.5, तो गामा मिक्सचर बराबर कितना जी 1.5, ये रहा आंसर। क्लियर? चलो, तो 1.5 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सिलेक्ट करो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? चलो ठीक है यहां तक। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 24 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो दोस्तों, क्या कहता है, केवल क्वेश्चन देखने में लग रहा है बहुत बड़ा है, चलो डरना नहीं है। 3 क्लोज्ड वेसल, तीनों बंद है जी, ABC at the same temperature T and contain gases which obey the Maxwellian distribution of velocities। क्लियर है ना? Vessel A contains oxygen, B only nitrogen, C a mixture of equal quantities of oxygen and nitrogen. If the average speed of O2 molecule in vessel A is V1, that of N2 molecule in vessel B is V2. Average speed of O2 molecule in vessel C is, क्या जानते हो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, V एवरेज बराबर मैंने बताया था रूट अंडर क्या होता है जी 8RT बाई पाई m होता है, यही जानते हो ना एवरेज स्पीड का। तो यहाँ पर देखो तो मोलकुलर वेट, ऑक्सीजन का जो मोलकुलर वेट से वेसल ए में जो होगा वही वेसल सी में होगा, मोलकुलर वेट क्यों फर्क पड़ेगा यार, तो मोलकुलर वेट तो ऑक्सीजन का वही रहेगा। क्या मैंने बोला था, जो जो कांस्टेंट है काट दो, पाई भी कांस्टेंट और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है जी, और आर भी, सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर टी एंड कंटेंट सबका टेम्परेचर सेम है, तो टेम्परेचर भी सेम है, आर भी सेम है, सब तो सेम ही है यार, तो सब सेम है तो एवरेज स्पीड भी सेम होगा। क्लियर? एवरेज स्पीड भी सेम होगा, भी एवरेज जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, टी सब के लिए सेम है, मोलिकुलर वेट सेम है क्योंकि ऑक्सीजन मोलिकुल है, ए में भी वही, बी में भी, सी में भी ऑक्सीजन मोलिकुल का ही पूछ रहा है, तो मोलिकुलर वेट भी सेम है, तो एवरेज स्पीड भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, यानी आंसर कौन हो जाएगा V1 हो जाएगा, सेम एवरेज स्पीड, जो ए में होगा वही सी में होगा ऑक्सीजन मोलिकुल का। क्लियर है? क्लियर है ना? सबका टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम तो एवरेज स्पीड सेम। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ो। कहता है 2 मेटेलिक स्फीयर्स S1 and S2 आर मेड of same material and have got identical surface finish। सरफेस फिनिश मतलब क्या समझा, फिनिश मतलब खत्म, अरे सरफेस का चिकनापन जो है ना उस दोनों में सेम है। द मास ऑफ S1 इज थ्राइस डेट ऑफ S2। क्लियर? कहता है कि S2 का जो मास है S1 का क्या है, S2 से थ्राइस है।
क्वेश्चन में जैसे जैसे करता है वैसे वैसे करो। तो H2 का मास M2 यदि M मानते हो तो M1 कितना हो जाएगा 3M। कोई प्रॉब्लम है नहीं? आगे चलो। कहता है बोथ स्फीयर्स आर हीटेड, बोथ स्फीयर्स आर हीटेड टू सेम हाई टेम्परेचर, मतलब दोनों का टेम्परेचर हाई सेम टेम्परेचर है जी, सेम हाई टेम्परेचर तक हीट किया गया है। प्लेस्ड इन सेम रूम, क्लियर है? यानी टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग सेम हो जाएगा। हैविंग लोअर टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर लो है तब ना रिलीज होगा एनर्जी, बट आर थर्मली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, थर्मली इंसुलेटेड है। द रेशियो ऑफ इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग ऑफ S1 टू डेट ऑफ S2, तो S1 और S2 का रेशियो पूछ रहा है जी, रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो पूछ रहा है। क्लियर है? चलो, तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है देखो इधर, पावर क्या होता है सिग्मा, नहीं सिग्मा इंटू ई AT टू द पावर 4, क्लियर? T माइनस T0 टू द पावर 4 लिख सकते हो ना। इसके जगह कितना हो जाएगा Q बाई टी, पावर है तो Q बाई टी मतलब MS डेल्टा थीटा, MS डेल्टा थीटा, या DT कर दो, आपको रेट का ही तो रेशियो निकालना है, DT डिवाइडेड बाई डेल्टा थीटा बाई ये टाइम है, ऊपर हो गया डेल्टा टी, डेल्टा थीटा भी ले सकते हो, क्लियर? और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर घटेगा, इसलिए माइनस, इधर हो जाएगा सिग्मा ई AT माइनस T0, T0 हो गया सराउंडिंग का टेम्परेचर, ये हो गया बॉडी का, ऐसा होगा। क्लियर है जी? चलो, इसके बाद जो कांस्टेंट है आपको निकालना क्या है, रेट निकालना है। द रेशियो ऑफ इनिशियल रेट ऑफ S1 डेट ऑफ S2, इनिशियल रेट फाइंड करना है, क्या होगा? टू मेटेलिक स्क्वायर S1 स्क्वायर मेड ऑफ सेम मटेरियल्स हैव गॉट आइडेंटिकल सरफेस फिनिश, सरफेस आइडेंटिकल है नहीं। उसके बाद mass of S1 is thrice that of S2, both spheres are heated to same high temperature। क्लियर है यहां तक? चलो, तो इसको बाद क्या लिखोगे? ठीक है यहां तक? अरे यार एक सेकंड रुक जा, इस पे पावर नहीं है, अंदर में पावर होगा, ये मिस्टेक से हो गया। चलो देखो इधर, ये पावर 4 क्लियर है? चलो, इसके बाद अब क्या करोगे, ये फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए कितना, तो फर्स्ट के लिए इसको क्या कर दो 1 मान लो ना, और सेकंड के लिए हो जाएगा वही, ये M1 हो जाएगा, और इसके लिए सेकंड के लिए M2 S d थीटा बाई DT2 इज इक्वल टू सिग्मा ई ए, एरिया तो सेम है, सेम सरफेस है, T टू द पावर 4 माइनस T0 पावर 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड, दोनों को डिवाइड कर दो, तो निकालना है हमको रेशियो किसका, किसको न्यूमरेटर में लिया है, S1 का लेना है न्यूमरेटर में, यानी 1 वाला को न्यूमरेटर में रखो, तो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो d थीटा बाई dt 1 बाई d थीटा बाई dt 2, तो इधर क्या हो जाएगा
एस भी कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा m2 बाई m1। क्लियर है, m2 बाई m1। ठीक है यहां तक? चलो तो यहां तक नोट करो जल्दी जल्दी फटाफट। यहां पर जो है ना आपको मास तो दिया हुआ है दोनों का अलग अलग, और आपका दोनों का रेडियस नहीं दिया है। कहता है टू मेटेलिक स्फीयर्स S1 and S2 आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव गॉट आइडेंटिकल सरफेस। सरफेस जो है ना, कहता है कि आइडेंटिकल सरफेस फिनिश, मतलब चिकनापन दोनों का सेम है। क्लियर? और दोनों का मास क्या है, अलग अलग है, और एरिया भी अलग अलग हो जाएगा, रेडियस अलग अलग होगा। तो ये इसको A1 मान लो ना, इसको क्या मान लो, A2 मान लो। क्लियर है? तो दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर A1 बाई A2 ये भी आ जाएगा। क्लियर है? चलो तो इधर डिवाइड किया तो M1 बाई M2, इधर किया तो ठीक है। चलो अब इसको A1 बाई A2, अब इसको निकालो क्या होगा। तो एरिया कितना होगा, 4 पाई आर क्यूब होगा ना, 4/3 पाई आर क्यूब, R1 का क्यूब इंटू रो। क्लियर है? 4/3 पाई R1 का क्यूब, ये मास को लिख सकता है इतना कि नहीं बोलो, दिस इज M1। ठीक है? उसी तरह M2 क्या लिख सकते हो, तो इसको जो है M1 हो गया 4/3 पाई R1 का क्यूब इंटू रो, और A2 हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब R2 का क्यूब इंटू रो। हमको मास दिया है, तो मास के टर्म में कितना लिखोगे, 4/3 पाई आर स्क्वायर करोगे, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक तो है? चलो ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, इसी तरह M2 निकालो, तो M2 कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R2 का क्यूब इंटू रो। क्लियर? लिख सकते हो ना? तो यहां से M1 बाई M2 करोगे तो R1 बाई R2 का क्यूब, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो अब इसको सोल्व करो फर्दर, तो ये कितना हो जाएगा, M2 बाई M1 इंटू 4 पाई R1 का स्क्वायर बाई 4 पाई R2 का स्क्वायर था, R1 बाई R2 का होल स्क्वायर, इसको लिखोगे कि नहीं बोलो, तो इसको लिख दोगे R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। क्लियर? देखो R1 R2 तुमको नहीं दिया, लेकिन मास दे दिया है, एक का m तो दूसरा का 3m। क्लियर है? तो इसको मास के टर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इसको क्या करो, M1 बाई M2, इसको स्क्वायर करना है, तो 2/3 से गुना कर दो, तो इस पर लिखोगे 2/3, इधर 2/3 करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं? अरे यार यहाँ 2/3 पावर से गुना करोगे, 3 कैंसल, अब उसमें पुट कर दो, तो यहां से कितना हो जाएगा जी, यहां से हो जाएगा M2 बाई M1 इंटू R1 बाई R2 का होल स्क्वायर की जगह पुट करोगे M1 बाई M2 का पावर 2/3। लिख सकते हो कि नहीं बोलो? क्लियर? अब इसको क्या लिखोगे, M1 इसमें से एक पावर घटेगा, M2 एक घटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा, M1 के पावर 2/3 माइनस 1। क्लियर है? यहाँ पर M2 2/3 माइनस 1, बोलो होगा कि नहीं? तो यहां से हो जाएगा M1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा M2 माइनस 1/3। बोलो ऊपर जाएगा तो M2 बाई M1
पावर 1/3 बन तो गया। अब m2 का वैल्यू कितना, चलो देखो इधर m1 m2 का रिलेशन दिया हुआ है, क्या कहता है, टू मेटेलिक स्पेयर्स s1 and s2 आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है मतलब डेंसिटी सेम है, एंड हैव गॉट आइडेंटिकल सरफेस नहीं बोला है, ये यदि नहीं रहता आइडेंटिकल सरफेस रहता तो क्या हो जाता, सरफेस एरिया दोनों का सेम हो जाता, तो उस केस में r1 बराबर r2 हो जाता। क्लियर। आइडेंटिकल सरफेस फिनिश मतलब फिनिशिंग जो सरफेस का है ना, चिकनापन, वो सेम है दोनों में। द मास ऑफ s1 इज थ्राइस दैट ऑफ s2, s2 का 3 गुना है, तो s2 मतलब m2 यदि m मानते हो तो m1 3m हो जाएगा, तो ऊपर वाला यदि m होगा तो नीचे वाला 3m, यही ना 3m, पावर कितना 1/3 मतलब 1/3 के पावर 1/3। क्लियर। ऑप्शन आया 1/3 के पावर 1/3, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। 1995 में पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किए, बस यहाँ पर क्या है, मास का केवल रिलेशन दिया है, रेडियस अलग क्यों है, क्योंकि आइडेंटिकल सरफेस केवल लिखता तब r1 बराबर r2 लिखता है, आइडेंटिकल सरफेस फिनिशिंग में फिनिश मतलब क्या हो गया, चिकनापन, फिनिशिंग उसका, अरे फिनिशिंग समझते हो ना कहते हो घर में कि फिनिशिंग बढ़िया कर देना भाई, फिनिशिंग सेम है मतलब चिकनापन सेम है। तो r1 r2 सेम नहीं दिया है, सेम मटेरियल का मतलब डेंसिटी सेम है, कहता है द मास ऑफ s1 इज थ्राइस ऑफ s2, तो s2 का मास यदि m माने हो, m2 s2 सब्सक्रिप्ट s2 के ले लिए, तो यहाँ 2 m2 बराबर m, तो m1 बराबर 3m। क्लियर। बोथ स्पेयर्स आर हीटेड टू सेम हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर दोनों का सेम हाई है, and placed in the same room having lower temperature but are thermally insulated from each other। क्लियर। यहाँ पूरा पर पावर नहीं, ये अंदर में करेंगे T⁴। अरे सिंपल समझो ना, ये हीट एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा, तो ये क्या करेगा, गेन करेगा, नहीं तो यहां से डिफरेंस दोनों का हो गया, तो दोनों का डिफरेंस कर दीजिए अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ, होता ना है, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, T क्या हो गया, बॉडी का टेम्परेचर, इसके बाद Q के जगह क्या लिखे हुए, ms डेल्टा थीटा, तो ms डेल्टा थीटा कर दिए d थीटा बाई dt, और यहाँ पर m1 बराबर इतना लिख सकते हो, m2 बराबर इतना लिख सकते हो, r1 r2 का रिलेशन यहाँ से निकाल करके, r1 r2 का रिलेशन देखो जो मानते हैं ना उसके टर्म में आंसर नहीं होना चाहिए, तो माने हो r1 r2, तो r1 r2 के m1 m2 के टर्म में लिख देंगे, क्योंकि ये दिया हुआ है, एक का मास m तो दूसरा का 3m, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिए r1 r2 के जगह, तो आपको रिजल्ट ऐसा आ गया, ये रिजल्ट आ गया। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया, तो पूरा प्रैक्टिस कर जाओ, जितना मैं बताते जा रहा हूँ IIT का क्वेश्चन, अपने से एक बार वीडियो को देखो, फिर अपने से उस क्वेश्चन को ट्राई करो, और ट्राई करके उसको बनाओ और बारी बारी प्रैक्टिस करो, आपका रिवीजन होते रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।